हम बात करते हैं यहाँ पर इंटरलॉकिंग की। किसकी बात करते हैं? इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग इंटरलॉकिंग क्या है, किस तरीके से की जाती है इंटरलॉकिंग? तो सबसे पहले देखते हैं इंटरलॉकिंग क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है। तो इसका अभिप्राय है पैनल या लीवर फ्रेम से प्रचालित पैनल या लीवर फ्रेम से प्रचालित सिग्नल कांटों और अन्य उपकरणों की ऐसी व्यवस्था, सिग्नल कांटों या अन्य उपकरणों की ऐसी व्यवस्था से है जो यांत्रिक पासन या विद्युत पासन या दोनों के द्वारा, जो या तो यांत्रिक पासन या फिर विद्युत पासन, यांत्रिक पासन या विद्युत पासन अथवा दोनों के द्वारा परस्पर इस प्रकार संबंध रहे कि उनका प्रचालन एक समुचित क्रम में होकर के संरक्षा सुनिश्चित हो सके। तो हम कह सकते हैं इनका इस प्रकार से संबंध रहे कि उनका प्रचालन है एक समुचित क्रम में होकर के, इनका प्रचालन किस तरीके से होना चाहिए? एक समुचित क्रम में होना चाहिए, समुचित क्रम में होकर के संरक्षा को सुनिश्चित करे। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इंटरलॉकिंग का अभिप्राय पैनल या लीवर फ्रेम से प्रचालित सिग्नलों, कांटों और अन्य उपकरणों की ऐसी व्यवस्था से है जो यांत्रिक पासन, विद्युत पासन अथवा दोनों के द्वारा परस्पर इस प्रकार संबंध रहे कि उनका प्रचालन एक समुचित क्रम में होकर के संरक्षा को सुनिश्चित करे। इंटरलॉकिंग के सिद्धांत और आवश्यक बातें क्या है यहाँ पर? तो इंटरलॉकिंग के हम देखते हैं सिद्धांत और जो भी आवश्यक बातें। तो इंटरलॉकिंग के सिद्धांत और आवश्यक बातों में हम देखते हैं, पहला है लीवर फ्रेम और अन्य उपकरण जो कि पॉइंट सिग्नल इत्यादि के संचालन एवं नियंत्रण के लिए बनाए गए हैं। किसके लिए बनाए गए हैं? लीवर फ्रेम और अन्य उपकरण। तो सिद्धांत और आवश्यक बातों में हम देखते हैं क्या है सिद्धांत और आवश्यक बातों में। सिद्धांत और आवश्यक बातों में है कि लीवर फ्रेम और अन्य उपकरण जो कि पॉइंट सिग्नल इत्यादि के संचालन एवं नियंत्रण के लिए बनाए गए हैं। पॉइंट सिग्नल। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि लीवर फ्रेम एवं अन्य उपकरण जो कि पॉइंट सिग्नल इत्यादि के संचालन एवं नियंत्रण के लिए बनाए गए हैं, वे इस प्रकार संबंधित और इंटरलॉक होना चाहिए कि वे कुछ बातें हैं उनका पालन करें। कौन कौन सी बातें हैं जिनका पालन करें? पहली बात है यहाँ पर कि किसी भी लाइन का स्थावर सिग्नल ऑफ स्थिति में नहीं आना चाहिए। किसी भी लाइन का जो स्थावर सिग्नल है वो किस स्थिति में नहीं आना चाहिए? ऑफ स्थिति में नहीं आना चाहिए। किसी भी लाइन का स्थावर सिग्नल ऑफ स्थिति में नहीं आना चाहिए जब तक कि सभी पॉइंट आइसोलेशन सहित ठीक तरीके से सेट ना हो। जब तक कि यहाँ पर सभी पॉइंट हैं, क्या है? सभी पॉइंट, जब तक कि सभी पॉइंट आइसोलेशन सहित। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं किसी भी लाइन का स्थावर सिग्नल ऑफ स्थिति में नहीं आना चाहिए जब तक कि सभी पॉइंट आइसोलेशन सहित ठीक तरह से सेट न हो, फेसिंग पॉइंट लॉक्ड न हो और यदि कोई इंटरलॉक गेट हो तो वह भी सड़क यातायात के लिए बंद एवं तालित न हो। तो हम ये कह सकते हैं किसी भी लाइन का स्थावर सिग्नल ऑफ स्थिति में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऑफ स्थिति में आएगा तो गाड़ी की क्या है, दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। जब तक कि सभी पॉइंट ऑफ स्थिति में तब तक नहीं आना चाहिए जब तक कि जो आगे के सभी पॉइंट हैं आइसोलेशन सहित ठीक तरीके से सेट ना हो,
फेसिंग पॉइंट लॉक्ड ना हो, फेसिंग पॉइंट है वो क्या होना चाहिए, लॉक होना चाहिए, फेसिंग पॉइंट है लॉक्ड ना हो। और यदि कोई इंटरलॉकिंग गेट हो तो वह भी सड़क यातायात के लिए बंद और तालित होना चाहिए। अगर कोई गेट है तो वह भी बंद और तालित होना चाहिए। जब तक ये सारे काम ना हो, कौन कौन से सारे काम, सभी पॉइंट हैं, सभी आइसोलेशन सहित ठीक तरीके से सेट होने चाहिए, फेसिंग पॉइंट है वो लॉक्ड न हो, और यदि कोई इंटरलॉकिंग गेट है, कोई भी इंटरलॉकिंग गेट है तो वह भी सड़क यातायात के लिए बंद एवं तालित ना हो। दूसरा हम देखें कि एक बार सिग्नल ऑफ होने के बाद यह संभव नहीं होना चाहिए कि उस रास्ते के पॉइंट, लॉक इत्यादि में परिवर्तन किया जा सके। एक बार हमारा क्या हो गया, सिग्नल ऑफ होने के बाद में, एक बार सिग्नल ऑफ होने के बाद, तो एक बार सिग्नल ऑफ होने के बाद में यह संभव नहीं होना चाहिए। कोई भी सिग्नल अगर ऑफ हो गया है तो एक बार सिग्नल ऑफ होने के बाद में यह संभव नहीं होना चाहिए कि उस रास्ते के पॉइंट, लॉक इत्यादि में परिवर्तन किया जा सके। अगर एक बार सिग्नल ऑफ हो गया है तो ऑफ होने के बाद में यह संभव नहीं होना चाहिए कि उस रास्ते के जो पॉइंट हैं, लॉक हैं, उनमें परिवर्तन किया जा सके। पॉइंट एवं लॉक, तो पॉइंट एवं लॉक में परिवर्तन किया जा सके, न ही इंटरलॉकिंग गेट खोला जा सके। जो भी इंटरलॉकिंग गेट है वो भी यहाँ पर खोला नहीं जाना चाहिए, इंटरलॉकिंग गेट को खोला जा सके जब तक कि ऑफ सिग्नल को ऑन स्थिति में वापस नहीं किया जाए। जैसे सिग्नल को ऑफ स्थिति से ऑन स्थिति में लाया जाता है, यानी जब तक सिग्नल को ऑफ स्थिति से ऑन स्थिति में नहीं लाया जाए तब तक यहाँ पर सभी पॉइंट हैं, लॉक इत्यादि में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ना ही इंटरलॉकिंग गेट है वो खुलना चाहिए। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं कि तीसरा पॉइंट क्या है, एक साथ एक समय में ऐसे दो सिग्नल ऑफ स्थिति में नहीं आने चाहिए जो कि गाड़ी संचालन के विरोधी संकेत देते हैं। तो यहाँ पर गाड़ी संचालन के जो विरोधी संकेत देते हैं, ऐसे दो संकेत, दो सिग्नल हैं, एक साथ ऑफ स्थिति में नहीं आना चाहिए। यानी एक सिग्नल तो जाने के लिए बोल रहा है और एक सिग्नल एंटर करने के लिए बोल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एक बार सिग्नल ऑफ होने के बाद, एक बार सिग्नल ऑफ होने के बाद में क्या होगा, जैसे क्या होता है कि एक बार सिग्नल ऑफ होने के बाद में यह संभव नहीं होना चाहिए। अगर हमारा एक बार सिग्नल ऑफ हो गया है तो एक बार सिग्नल ऑफ होने के बाद में यह संभव नहीं होना चाहिए कि उस रास्ते के पॉइंट्स, लॉक इत्यादि में परिवर्तन किया जा सके, ना ही गेट खोला जा सके जब तक कि ऑफ किया हुआ सिग्नल ऑन स्थिति में वापस ना आए। और एक साथ एक समय में दो सिग्नल है वो ऑफ स्थिति में नहीं आने चाहिए जो कि गाड़ी संचालन को विरोधी संकेत दे। चौथा पॉइंट है हमारे पास में कि जब सिग्नल ऑन स्थिति में रहता है, क्या होता है, जब सिग्नल ऑन स्थिति में रहता है, जब सिग्नल ऑन स्थिति में रहे तो उससे शासित सभी कांटों को शंटिंग और टेस्टिंग के लिए प्रचालित होना चाहिए। शंटिंग और टेस्टिंग के लिए, शंटिंग प्लस टेस्टिंग। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जब सिग्नल ऑन स्थिति में रहे, जब भी हमारा सिग्नल है ऑन स्थिति में रहे तो उससे शासित सभी कांटों को शंटिंग एवं टेस्टिंग के लिए प्रचालित होना चाहिए। तो ये हम कह सकते हैं कि जब सिग्नल ऑन स्थिति में रहे तो उसके शासित सभी कांटे को हम शंटिंग के लिए काम ले सकते हैं और टेस्टिंग के लिए भी काम में ले सकते हैं। अब इंटरलॉकिंग के प्रकार हम देखते हैं, इंटरलॉकिंग के कौन कौन से प्रकार हैं। तो प्रकार में हम देखें यांत्रिक इंटरलॉकिंग, पहला है यांत्रिक इंटरलॉकिंग।
यांत्रिक इंटरलॉकिंग। दूसरा है पैनल इंटरलॉकिंग। क्या है? पैनल इंटरलॉकिंग। तीसरा है सॉलिड स्टेट इंटरलॉकिंग। सॉलिड स्टेट इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग। चौथा पॉइंट है रूट रिले इंटरलॉकिंग। रूट रिले इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग। तो ये चार प्रकार है हमारे इंटरलॉकिंग के। यांत्रिक इंटरलॉकिंग, मैकेनिकल इंटरलॉकिंग हो गई एक तरीके से, पैनल इंटरलॉकिंग है, यांत्रिक इंटरलॉकिंग है, पैनल इंटरलॉकिंग है, सॉलिड स्टेट इंटरलॉकिंग है और रूट रिले इंटरलॉकिंग है। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट तथा डायरेक्ट इंटरलॉकिंग। क्या है हमारी? इनडायरेक्ट तथा डायरेक्ट इंटरलॉकिंग। इनडायरेक्ट तथा डायरेक्ट इंटरलॉकिंग क्या है? डायरेक्ट इंटरलॉकिंग। तो इनडायरेक्ट तथा डायरेक्ट इंटरलॉकिंग हम देखते हैं। सबसे पहले इनडायरेक्ट इंटरलॉकिंग क्या है? इनडायरेक्ट इंटरलॉकिंग में हम देखें कि इस व्यवस्था में एक स्थान से कांटों को सेट तथा तालित किया जाता है और दूसरे स्थान से सिग्नल प्रचालित किए जाते हैं। एक स्थान से तो क्या किया जाता है? कांटों को सेट और तालित किया जाता है, कांटों को सेट व तालित। और दूसरा जो स्थान होता है, दूसरे स्थान से सिग्नल प्रचालित किए जाते हैं। सिग्नल प्रचालित, ये होती है इनडायरेक्ट। यानी हम कह सकते हैं इस व्यवस्था में एक स्थान से कांटों को सेट एवं तालित किया जाता है और दूसरे स्थान से सिग्नल प्रचालित किए जाते हैं। कांटों को लॉक करने की पद्धति की प्लंजर और लॉकिंग पर आधारित रहती है। तो कांटों को लॉक करने की जो पद्धति है, कांटों को लॉक करने की जो पद्धति है वो किस पर आधारित रहती है? प्लंजर व लॉकिंग पर आधारित रहती है। प्लंजर व लॉकिंग। तो कांटों को लॉक करने की जो पद्धति है तो हम कह सकते हैं कि कांटों को सेट तथा तालित किया जा सकता है। इस व्यवस्था में इनडायरेक्ट इंटरलॉकिंग में क्या होता है? इनडायरेक्ट इंटरलॉकिंग में इस व्यवस्था में एक स्थान से कांटों को सेट तथा तालित किया जाता है तथा दूसरे स्थान से सिग्नल प्रचालित किए जाते हैं। कांटों को लॉक करने की पद्धति प्लंजर और लॉकिंग पर आधारित रहती है। जो कांटों को लॉक करने की पद्धति किस पर आधारित रहती है? प्लंजर व लॉकिंग पर आधारित रहती है। दूसरा हम देखते हैं डायरेक्ट इंटरलॉकिंग। डायरेक्ट इंटरलॉकिंग। डायरेक्ट इंटरलॉकिंग। तो डायरेक्ट इंटरलॉकिंग क्या होती है? डायरेक्ट इंटरलॉकिंग हम देखते हैं इस व्यवस्था में सभी कांटे लॉकवार तथा सिग्नलों को एक ही स्थान से लीवर या पैनल बटन के द्वारा प्रचालित किया जाता है। डायरेक्ट इंटरलॉकिंग में किसके द्वारा प्रचालित किया जाता है? लीवर और पैनल द्वारा एक ही स्थान से प्रचालित किया जाता है। तो हम कह सकते हैं डायरेक्ट इंटरलॉकिंग में इस व्यवस्था के अंदर सभी कांटे लॉकवार तथा सिग्नलों को एक ही स्थान से लीवर या पैनल बटन के द्वारा प्रचालित किया जाता है। फिर हम बात करते हैं अंतरपासन के मानक यानी स्टैंडर्ड ऑफ इंटरलॉकिंग। अंतरपासन के मानक क्या क्या हैं? अंतरपासन के मानक, अंतरपासन के मानक क्या क्या है? अंतरपासन के मानक स्टैंडर्ड ऑफ इंटरलॉकिंग। स्टैंडर्ड ऑफ इंटरलॉकिंग। स्टैंडर्ड ऑफ इंटरलॉकिंग में क्या है? वर्तमान में इंटरलॉकिंग को 4 मानकों में विभाजित किया जाता है। 4 मानकों में कौन कौन से 4 मानक हैं?
जैसे स्टैंडर्ड फर्स्ट, स्टैंडर्ड सेकंड, स्टैंडर्ड थर्ड और स्टैंडर्ड फोर्थ। तो 4 तरह की इंटरलॉकिंग यहाँ पर की जाती है। स्टैंडर्ड फर्स्ट है, स्टैंडर्ड सेकंड है, स्टैंडर्ड थर्ड है और स्टैंडर्ड फोर्थ है। ये 4 तरह की इंटरलॉकिंग होती है। अब सबसे पहले इंटरलॉकिंग हम बात करते हैं स्पीड की। जो स्टैंडर्ड फर्स्ट की इंटरलॉकिंग होती है, इसमें 50 तक की स्पीड से हम गाड़ी चला सकते हैं। स्टैंडर्ड सेकंड की इंटरलॉकिंग होती है, इसमें 110 तक की स्पीड से गाड़ी चला सकते हैं। स्टैंडर्ड थर्ड की जो इंटरलॉकिंग होती है, इसमें 140 की स्पीड तक गाड़ी चला सकते हैं। स्टैंडर्ड फोर्थ की जो इंटरलॉकिंग होती है, इसमें 160 की स्पीड तक गाड़ी चला सकते हैं। अब बात करते हैं आइसोलेशन की व्यवस्था की। स्टैंडर्ड फर्स्ट के अंदर क्या होता है, स्टैंडर्ड फर्स्ट के अंदर आइसोलेशन होता है। इसकी आइसोलेशन, तो स्टैंडर्ड फर्स्ट के अंदर आइसोलेशन होता है। तो यदि GR 4.11 का अनुपालन किया जाता है तो आइसोलेशन आवश्यक नहीं है। अगर हम बात करते हैं GR जनरल रूल 4.11 का अगर पालन किया जाता है तो आइसोलेशन की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। लेकिन स्टैंडर्ड फर्स्ट है तो इसमें आइसोलेशन की आवश्यकता होती है। अगर GR 4.11 का अनुपालन नहीं किया जा रहा है तो यहाँ पर आइसोलेशन की आवश्यकता है। 110 में भी आइसोलेशन की आवश्यकता है, 140 में और 160 में भी आइसोलेशन की आवश्यकता है। फिर बात करते हैं सिग्नल की। सिग्नल में क्या बताया गया है, सिग्नल में बताया गया है कि यहाँ पर मल्टी एस्पेक्ट सिग्नल होते हैं। यहाँ पर भी मल्टी एस्पेक्ट सिग्नल होते हैं, यहाँ पर भी मल्टी एस्पेक्ट सिग्नल होते हैं, मल्टी एस्पेक्ट सिग्नल होते हैं। स्टैंडर्ड फर्स्ट में 2 एस्पेक्ट सिग्नल भी हो सकते हैं। डबल डिस्टेंस की बात करते हैं, किसकी, डबल डिस्टेंट। तो डबल डिस्टेंट है, स्टैंडर्ड फर्स्ट में तो होता नहीं है। स्टैंडर्ड सेकंड में मालगाड़ियों की ब्रेकिंग दूरी अगर 1 किलोमीटर से ज़्यादा है तो डबल डिस्टेंट यहाँ पर आवश्यक है। किसमें, स्टैंडर्ड सेकंड में डबल डिस्टेंट। अगर मालगाड़ियों की जो दूरी है, मालगाड़ियों की जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर से ज़्यादा है, तो डबल डिस्टेंट की हम बात कर रहे थे कि डबल डिस्टेंट में क्या है। डबल डिस्टेंट में अगर स्टैंडर्ड फर्स्ट है तो यहाँ पर डबल डिस्टेंट की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर स्टैंडर्ड सेकंड है, अगर इंटरलॉकिंग स्टैंडर्ड सेकंड है तो डबल डिस्टेंट की आवश्यकता है। जब मालगाड़ियों की ब्रेकिंग दूरी 1 किलोमीटर से अधिक है तो डबल डिस्टेंट की आवश्यकता है। स्टैंडर्ड थर्ड है, स्टैंडर्ड थर्ड के अंदर डबल डिस्टेंट की आवश्यकता है। स्टैंडर्ड फोर्थ के अंदर भी डबल डिस्टेंट की आवश्यकता है। फिर हम बात करते हैं पॉइंट ऑपरेशन। पॉइंट ऑपरेशन, पॉइंट ऑपरेशन में क्या होता है, पॉइंट ऑपरेशन के अंदर स्टैंडर्ड फर्स्ट है उसमें मैकेनिकल होगा पॉइंट का ऑपरेशन। स्टैंडर्ड सेकंड है, इसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल हो सकता है। स्टैंडर्ड थर्ड में भी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल हो सकता है और स्टैंडर्ड फोर्थ में इलेक्ट्रिकल हो सकता है पॉइंट ऑपरेशन। फिर बात करते हैं पॉइंट लॉकिंग की। इसकी बात करते हैं पॉइंट लॉकिंग। पॉइंट लॉकिंग के अंदर क्या होता है, पॉइंट लॉकिंग के अंदर जो की है स्टैंडर्ड फर्स्ट के अंदर की प्लस FPL या फिर HPL की होगी, पॉइंट लॉकिंग के लिए की होगी, या फिर FPL होगा या HPL हेल्पर की सहायता से पॉइंट को लॉक किया जाएगा, या पॉइंट मैन होगा वहाँ पर। यहाँ पर भी हम कह सकते हैं पॉइंट लॉकिंग है वो मैकेनिकल हो सकती है, FPL PT पॉइंट मैन हो सकता है, या अब मैकेनिकली पॉइंट्स की लॉकिंग की जा सकती है। स्टैंडर्ड थर्ड में भी हम कह सकते हैं, स्टैंडर्ड थर्ड में पॉइंट्समैन होगा, FPL PT या मैकेनिकल लॉकिंग हो सकती है। और इसमें क्लैंप टाइप होता है, अगर 160 की स्पीड है तो इसमें क्लैंप टाइप लॉकिंग होती है, क्लैंप टाइप डायरेक्ट, क्लैंप टाइप डायरेक्ट लॉकिंग होती है। उसके बाद करते हैं पॉइंट डिटेक्शन। किसकी बात करते हैं, पॉइंट डिटेक्शन की। पॉइंट डिटेक्शन में क्या होता है, पॉइंट डिटेक्शन के अंदर इसमें पॉइंट डिटेक्शन नहीं हो सकता है स्टैंडर्ड फर्स्ट लॉकिंग में। स्टैंडर्ड सेकंड लॉकिंग में पॉइंट डिटेक्शन हो सकता है, स्टैंडर्ड थर्ड में पॉइंट डिटेक्शन हो सकता है, स्टैंडर्ड फोर्थ के अंदर पॉइंट डिटेक्शन हो सकता है।
फिर बात करते हैं लॉक डिटेक्शन की। जैसे पॉइंट डिटेक्शन हो गया, पॉइंट डिटेक्शन भी हम कह सकते हैं। पॉइंट डिटेक्शन ये तो है हमारा लॉक डिटेक्शन। लॉक डिटेक्शन, लॉक डिटेक्शन नहीं होगा स्टैंडर्ड फर्स्ट के अंदर, स्टैंडर्ड सेकंड के अंदर हो सकता है, थर्ड के अंदर हो सकता है, फोर्थ के अंदर हो सकता है। पॉइंट डिटेक्शन की बात करें, पॉइंट डिटेक्शन है स्टैंडर्ड फर्स्ट के अंदर मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल होगा। बाकी यहाँ पर सब में मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल होगा, यहाँ पर भी मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल होगा। स्टैंडर्ड फोर्थ के अंदर इलेक्ट्रिकल पॉइंट डिटेक्शन हो सकता है। इंटरलॉकिंग की बात करें, इंटरलॉकिंग किस तरीके से होती है। स्टैंडर्ड फर्स्ट में जो इंटरलॉकिंग हो सकती है वो होती है की के साथ में या फिर मैकेनिकल। इसमें मैकेनिकल हो सकती है, स्टैंडर्ड सेकंड में इलेक्ट्रिकल हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी हो सकती है। इसी तरीके से स्टैंडर्ड थर्ड में मैकेनिकल हो सकती है, इलेक्ट्रिकल हो सकती है और इलेक्ट्रॉनिक्स भी हो सकती है। फिर स्टैंडर्ड फोर्थ में हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल हो सकती है और इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर बात करते हैं ट्रैक सर्क्यूटिंग। इसकी बात करते हैं ट्रैक सर्क्यूटिंग। तो ट्रैक सर्क्यूटिंग में क्या होता है, ट्रैक सर्क्यूटिंग के अंदर स्टैंडर्ड फर्स्ट के अंदर जो होता है, स्टैंडर्ड फर्स्ट के अंदर यहाँ पर ट्रैक सर्क्यूटिंग नहीं होगी स्टैंडर्ड फर्स्ट के अंदर। और स्टैंडर्ड सेकंड के अंदर ऑल रनिंग लाइन पर, रन थ्रू लाइन, यहाँ पर ट्रैक सर्किटिंग होगी। यहाँ पर भी हम कह सकते हैं ऑल रनिंग लाइन पर ट्रैक सर्किट होंगी। स्टैंडर्ड फोर्थ में भी ऑल रनिंग लाइन पर ट्रैक सर्किटिंग होगी। यानी स्टैंडर्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पर ऑल रनिंग लाइन पर ट्रैक सर्किटिंग होगी और इसमें ट्रैक सर्किटिंग नहीं होगी स्टैंडर्ड फर्स्ट में। या थ्रू रन लाइन पर भी स्टैंडर्ड सेकंड में हो सकती है, थ्रू रन लाइन पर ट्रैक सर्किटिंग हो सकती है। फिर बात करते हैं यहाँ पर ब्लॉक वर्किंग की। ब्लॉक वर्किंग के लिए स्टैंडर्ड फर्स्ट में टोकन की ज़रूरत है। स्टैंडर्ड टोकन में यहाँ पर टोकन की ज़रूरत हो सकती है या फिर SGE। यहाँ पर हम कह सकते हैं हाई डेंसिटी रूट, SGE, #SGE या TC। हाई डेंसिटी रूल या सेंट्रल पैनल स्टेशनों पर SGE या ट्रैक सर्किट के द्वारा पूर्ण आगमन सुनिश्चित किया जाता है। TC मतलब ट्रैक सर्किट के द्वारा पूर्ण आगमन सुनिश्चित किया जा सकता है। या फिर हम कह सकते हैं कि SGE डिवाइस लगे होते हैं, ट्रैक सर्किट हो सकते हैं, SGE के द्वारा पूर्ण आगमन सुनिश्चित किया जाता है। यहाँ पर भी हम कह सकते हैं SGE और ट्रैक सर्किट के द्वारा पूर्ण आगमन सुनिश्चित किया जाता है। फिर है प्रिवेंटिव स्पैड। प्रिवेंटिंग स्पैड का स्पाड होता है कि इसमें प्रिवेंटिंग स्पाड होता है कि सिग्नल पासिंग ऑन डेंजर, सिग्नल पास्ड एट डेंजर, स्पाड। तो स्पाड के लिए प्रिवेंटिंग की व्यवस्था यहाँ पर स्टैंडर्ड फर्स्ट में नहीं है, स्टैंडर्ड सेकंड में भी नहीं है, स्टैंडर्ड थर्ड में भी नहीं है। स्टैंडर्ड फोर्थ में यहाँ पर डिजायरेबल है, जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ पर हो सकती है। अब बात करते हैं रूट रिले इंटरलॉकिंग, RRI। रूट रिले इंटरलॉकिंग क्या है? अब हम देखते हैं रूट रिले इंटरलॉकिंग क्या है। रूट रिले इंटरलॉकिंग, रूट रिले इंटरलॉकिंग, रूट रिले इंटरलॉकिंग क्या है? रूट रिले इंटरलॉकिंग, इसके बारे में बात करते हैं। इस व्यवस्था में पूरे स्टेशन का भौगोलिक नक्शा एक बड़े पैनल बोर्ड पर बताया जाता है। तो रूट रिले इंटरलॉकिंग में क्या होता है, पूरे स्टेशन का जो भौगोलिक नक्शा है, भौगोलिक नक्शा ये बड़े पैनल बोर्ड पर बताया जाता है। इसमें कई रंगों के बटनों का प्रयोग किया जाता है। जैसे नीला बटन जो होता है वो नीला बटन होता है कांटों के लिए, लाल बटन होता है सिग्नल के लिए, नीला बटन कांटों के लिए, लाल बटन होता है सिग्नल के लिए। स्लेटी रंग का बटन जो होता है, स्लेटी रंग का बटन होता है रूट के लिए।
और रूट रिले इंटरलॉकिंग बड़े तथा व्यस्त स्टेशनों पर लगाया जाता है। कहाँ पर लगाया जाएगा रूट रिले इंटरलॉकिंग? बड़े तथा व्यस्त स्टेशनों पर लगाया जाता है। इसमें जिस लाइन के लिए सिग्नल ऑफ करना है उस सिग्नल बटन को संबंधित रूट बटन को दबाया जाता है। यानी जिस लाइन पर हम सिग्नल ऑफ करना चाहते हैं उस लाइन के लिए या उस सिग्नल बटन को हम दबा देते हैं और संबंधित रूट बटन को दबाया जाता है। फलस्वरूप आइसोलेशन सहित रास्ते के सभी कांटे सेट एवं लॉक हो जाते हैं, जिसकी जानकारी सफ़ेद रोशनी से रूट सेट होने पर मिलती है। तो इसकी जानकारी कैसे मिलती है? सफ़ेद रोशनी से रूट सेट होने पर मिलती है। तो यहाँ पर हम देखें जैसे कि आइसोलेशन सहित रास्ते के सभी कांटे सेट एवं लॉक हो जाते हैं, जिनकी जानकारी सफ़ेद रोशनी से रूट सेट होने पर मिलती है। उसके बाद में सिग्नल ऑफ हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में बहुत ही कम समय लगता है और इस पैनल पर कुछ अतिरिक्त सुविधाएं भी दी गई हैं, जैसे सिग्नल को ऑन करना। इस सिग्नल पैनल पर बहुत सुविधा दी गई, जैसे सिग्नल को हम ऑन कर सकते हैं, सेट किए गए रूट को हम कैंसिल कर सकते हैं, जो भी सेट किया गया रूट है उसको कैंसिल कर सकते हैं। गिरी हुई लाइन पर गाड़ी लेने के लिए कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑफ करना, यानी कॉलिंग ऑन सिग्नल को हम ऑफ कर सकते हैं। गिरी हुई लाइन पर गाड़ी लेने के लिए कॉलिंग ऑन सिग्नल को ऑफ कर सकते हैं। यदि ट्रैक डाउन हो तो पॉइंट्स को ऑपरेट करना, सिग्नल ओवरलैप है उसको भी कैंसिल करने की सुविधा यहाँ पर है। सिग्नल ओवरलैप को कैंसिल कर सकते हैं। यदि ट्रैक डाउन हो तो भी पॉइंट्स को ऑपरेट कर सकते हैं। अगर ट्रैक डाउन है तो भी हम क्या कर सकते हैं? पॉइंट्स को हम ऑपरेट कर सकते हैं। सिग्नल ओवरलैप को कैंसिल करने की सुविधा है। इसके लिए काउंटर भी लगाए जाते हैं। इसके लिए यहाँ पर क्या लगाए जाते हैं? काउंटर भी लगाए जाते हैं। इन काउंटर के लिए अलग अलग काउंटरों के लिए क्या लगाए जाते हैं? अलग अलग रजिस्टर रखे जाते हैं। इसमें लाइनों को ट्रैक सर्किट किया जाता है। लाइनों को क्या किया जाता है? इसमें लाइनों को ट्रैक सर्किट किया जाता है। तो इसमें लाइनों को ट्रैक सर्किट किया जाता है तथा RRI पैनल पर पूरे हिस्से को विभिन्न ट्रैक सर्किट भागों में विभाजित कर दिया जाता है। किसके द्वारा? RRI पैनल पर। तो RRI पैनल पर पूरे हिस्से को विभिन्न ट्रैक सर्किट भागों में विभाजित कर दिया जाता है, जिससे ट्रैक सर्किट में खराबी का आसानी से पता चल जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है? हम RRI पैनल पर पूरे हिस्से को विभिन्न ट्रैक सर्किटों से विभाजित करते हैं। RRI पैनल पर तो इसमें लाइनों को ट्रैक सर्किट किया जाता है। RRI पैनल पर पूरे हिस्से को विभिन्न ट्रैक सर्किटों में विभाजित कर दिया जाता है, जिससे ट्रैक सर्किट में खराबी का, अगर ट्रैक सर्किट में अगर कोई खराबी होती है तो उस खराबी का आसानी से पता चल जाता है। इसमें यदि सिग्नल खराब या पॉइंट्स खराब या रूट बटन खराब हो जाता है तो वह बटन दबा रह जाता है। अगर कोई सिग्नल खराब हो गया है, कोई रूट खराब हो गया है, कोई पॉइंट्स खराब हो गया है तो रूट बटन उसका क्या रह जाता है? दबा रह जाता है। वो भी बटन है वो दबा रहेगा। यदि सिग्नल खराब हो गया है, पॉइंट्स खराब हो गया है, रूट बटन खराब हो गया है तो वह बटन दबा रह जाता है। तो इसमें बजर बजने लगता है। अगर कुछ भी खराब हो गया तो इसमें क्या बजने लगता है? बजर बजने लगता है और पैनल में रोशनी आ जाती है। और पैनल में क्या आ जाती है? रोशनी आ जाती है। पैनल में रोशनी आ जाएगी, बजर बजने लगता है, जिससे पता चल जाता है कि तीनों में से किसमें खराबी आई है और बटन दबा रह जाता है। इसमें जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती है पीछे का रूट क्लियर होता जाता है। तो इसमें पीछे का रूट है क्लियर हो जाता है जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती है, जिससे उस हिस्से पर गाड़ियों का संचालन किया जा सके। जो पीछे क्लियर हुआ है उस हिस्से पर गाड़ियों का संचालन आरामी से किया जा सके। अब हम देखते हैं पैनल तथा रूट रिले इंटरलॉकिंग में अंतर क्या है। किसमें देखेंगे हम? पैनल इंटरलॉकिंग होती है एक तो, और एक होती है रूट रिले इंटरलॉकिंग में अंतर क्या है। तो जैसे पैनल इंटरलॉकिंग में क्या होता है? इस व्यवस्था में पहले संबंधित लाइन के लिए पॉइंट्स सेट किए जाते हैं।
तो संबंधित लाइन के लिए इसमें पहले पॉइंट से सेट किए जाते हैं। आइसोलेशन सहित पॉइंट सेट करने के बाद में फिर सिग्नल बटन और रूट बटन दबा करके सिग्नल को ऑफ किया जाता है। उसके बाद में हम दबाते हैं सिग्नल बटन और फिर दबाते हैं हम रूट बटन। तो सिग्नल बटन और रूट बटन दबा करके सिग्नल को ऑफ किया जाता है। रूट रिले इंटरलॉकिंग में क्या होता है, इस व्यवस्था में सिग्नल संबंधित सिग्नल बटन या रूट बटन दबाया जाता है। या तो यहाँ पर सिग्नल बटन दबाया जाता है या फिर रूट बटन दबाया जाता है। रास्ते के सभी पॉइंट सेट एवं लॉक हो जाते हैं, सिग्नल ऑफ हो जाता है। पैनल इंटरलॉकिंग में क्या होता है, यह छोटे स्टेशनों पर होती है। पैनल इंटरलॉकिंग कहाँ पर होती है, छोटे स्टेशनों पर, जबकि रूट रिले इंटरलॉकिंग है ये बड़े व व्यस्त स्टेशनों पर होती है। पैनल इंटरलॉकिंग में क्या होता है, इसमें केबिन वाली व्यवस्था हो सकती है। कैसी वाली व्यवस्था हो सकती है, इसमें केबिन वाली व्यवस्था हो सकती है। पैनल इंटरलॉकिंग में केबिन वाली व्यवस्था हो सकती है, जबकि रूट रिले इंटरलॉकिंग में एक ही स्थान पर केंद्रित होती है, एक ही स्थान पर केंद्रित होती है। और पैनल इंटरलॉकिंग में क्या होता है, पैनल इंटरलॉकिंग में अपेक्षाकृत सस्ता है। पैनल इंटरलॉकिंग अपेक्षाकृत सस्ता है, जबकि रूट रिले इंटरलॉकिंग है ये अपेक्षाकृत क्या है, महंगा है। पैनल इंटरलॉकिंग है इसमें स्टेशन मास्टर चाबी होती है, स्टेशन मास्टर की चाबी होती है स्टेशन मास्टर की, जबकि रूट रिले इंटरलॉकिंग है, रूट रिले इंटरलॉकिंग में स्टेशन मास्टर की चाबी नहीं होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर नेक्स्ट हम देखते हैं डेटा लॉगर। क्या होता है, एक डेटा लॉगर होता है। डेटा लॉगर, ये डेटा लॉगर क्या होता है, यह एक कंप्यूटर पर आधारित व्यवस्था है जिसे स्टेशनों पर रिले रूम में स्थापित किया जाता है। तो ये इसको कहाँ पर स्थापित किया जाता है, रिले रूम में। तो हम कह सकते हैं यह कंप्यूटर पर आधारित व्यवस्था है जिसे स्टेशनों पर रिले रूम में स्थापित किया जाता है, जिसके माध्यम से आरआरआई और पैनल के द्वारा संचालित सभी क्रियाविधि और वास्तविक संचालन को समय के साथ दर्ज किया जाता है। इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, रिले रूम में लगा होता है डेटा लॉगर, और इसके माध्यम से आरआरआई या फिर पैनल, आरआरआई या पैनल द्वारा संचालित सभी जो क्रियाविधि हैं उनको वास्तविक संचालन को समय के साथ में यहाँ पर दर्ज किया जाता है या स्टोर किया जाता है। इस व्यवस्था को लागू करने से संचालन में पारदर्शिता आती है। क्या आती है इसमें, संचालन में पारदर्शिता आती है, संचालन में पारदर्शिता आती है। कोई विवाद होने पर निपटारा करने में सहायक है, कोई भी विवाद हुआ है तो उसमें निपटारा करने पर ये सहायक होता है।